हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश की सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वॉइस का। ये आज हम लोग सीखेंगे, चूँकि ट्रांसलेशन में इसका भी बहुत बड़ा रोल है और ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये ऐसी फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो अपने साथ डूअर को नहीं लेती है, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इसी बात को हम समझते हैं कि अगर हमारे हिंदी वाक्य में उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो विन्यास है, वो ऐसा है जिसमें कर्ता महत्वहीन है या उस कार्य को किसने किया ये महत्वहीन है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उसने क्या किया, कौन सा कार्य किया। जब हमें ऐसी सिचुएशन डील करनी पड़ती है कि करने वाले पर हम ज़्यादा जोर न दे करके उसने क्या किया है हम इस पर जोर देते हैं, परिणाम पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसके एक्शन पर ज़्यादा जोर देते हैं, तब वॉइस की ज़रूरत पड़ती है आपको। उसको हम वॉइस फॉर्म में लिखते हैं। तो जनरली हम लोग जितना भी टेंस के अंदर सीखते हैं वो भी वॉइस ही है, वो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हैं, लेकिन वो एक्टिव वॉइस है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस तो बहुत पढ़ रखे हैं, जब भी टेंस वगैरह पढ़ते हैं जनरली सिंपल जो भी हम बोलते हैं तो वो एक्टिव वॉइस ही होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी कभी आप अपने सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस ही होता है। तो एक्टिव वॉइस में अगर हम ये समझना चाहें, जहाँ सब्जेक्ट एक्टिव हो वो एक्टिव वॉइस है, जहाँ सब्जेक्ट एक्टिव ना हो, पैसिव हो। अब सब्जेक्ट पैसिव होने का मतलब है कि सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, या इस तरह से कह सकते हैं अगर सब्जेक्ट पैसिव होगा तो इसका मतलब है कि जो भी एक्शन है उसके साथ में जो सब्जेक्ट का प्लेस होगा वो हम वहाँ एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो उस एक्शन का, उस वर्ब का डूअर नहीं होगा। ये समझना है ऐसे। अगर हम लिखें कि अपराधी पकड़ा गया, या अगर हम इसको लिखना चाहें प्रेजेंट में तो लिखेंगे अपराधी पकड़ा जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो एक्शन तो पकड़ने का हो रहा है, लेकिन ये एक्शन जो कर रहा है वो यहां है ही नहीं। अपराधी अपने आप को तो पकड़ेगा नहीं, तो अपराधी पकड़ा गया। यहां पर ये देखा जाए तो जो एक्शन है वो करने वाला यहां है नहीं,
यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट का प्लेस है वहाँ पर डूअर है ही नहीं, ये एक्शन का प्लेस है, वर्ब का प्लेस है ये। तो ये जो एक्शन है इसको करने वाला यहाँ है नहीं, तो ये अपराधी को पकड़ने का काम कोई दूसरा ही करेगा। अपराधी खुद तो अपने आप को पकड़ेगा नहीं, खुद तो करेगा नहीं ऐसा काम। ऐसे ही अगर ये लिखा है अपराधी पकड़ा जाता है, तो इसका मतलब है कि पकड़ने का काम कोई दूसरा करता है। जहाँ भी वो पकड़ा जाता है तो पकड़ेगा तो दूसरा ही। ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं, या यूं कह दें कि हम यहाँ पर वर्ब का पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब का पैसिव फॉर्म होता क्या है, अब हमको ये जान लेना है। बस बात हमारी क्लियर हो गई। अब इस तरह के सेंटेंस जैसे भी आते हैं तो आप उन्हें डील कर ले जाएंगे। तो वर्ब के पैसिव फॉर्म को जानते हैं। पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो ये जानना है। तो ये जानने के लिए हमें टेंस को याद करना पड़ेगा। तो पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब को समझने के लिए हम पहले तो टेंस को समझें, चूँकि टेंस आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनके टेंस के अंदर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होती हैं वो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है। बस वहीं से आपको पैसिव बनाना है कि जिन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की V3 नहीं आती है उनके साथ आपको V3 यूज करना है। ये एक इजी मेथड है समझने का। ये ग्रामेटिकल मेथड नहीं है, बल्कि ये एक समझने और समझाने का एक तरीका है कि वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स जिनके साथ V3 यूज नहीं करते हम टेंस के अंदर, उनके साथ हम V3 यूज करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यदि आपका जो पैसिव है उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि उसके पीछे हिंदी की जो पहचान ताहती है छुपी रहती है, समानता, अगर आप ताहती है देख लेते हैं तो आप उसका पैसिव बनाने के लिए ईच आर एम यूज करते हैं। कुछ ऐसे जैसे मैंने लिखा, अपराधी पकड़ा जाता है। अब सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा, इसलिए माइंडसेट में अगर पढ़ा होगा तो आप तुरंत उसको कर देंगे और वो आसानी से पढ़ जाएगा। बस ध्यान से सुनना है मेरी बात को। एक तो ये ताहे लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। और इसके लिए जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमने कहा कि वो हेल्पिंग वर्ब्स जिनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगता उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो कैसे लगाना है, यहां लिखेंगे ऑफेंडर। ऑफेंडर एक है, इंडेफिनिट है, ईच, पकड़ा जाता है, पकड़ने की थर्ड फॉर्म कैच, कॉट, काट, आपने लिख दिया। अब ये थर्ड फॉर्म हो गई और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए एच आर एम यूज किया। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपका जो स्टेज ऑफ एक्शन होते हैं
इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देखें इसका जो इंडिफिनिट सिंपल होता है, इसमें आप या तो वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं या फिर वर्ब बेस फॉर्म यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में आप देखेंगे तो ईच आर एम लगाते हैं प्लस आईएनजी लगाते हैं। परफेक्ट में आप देखेंगे, ये प्रेजेंट की बात बता रहा हूं मैं, हैज हैव भी3 लगाते हैं। इसमें हैज बीन हैव बीन प्लस इन लगाते हैं। तो जब हम पैसिव बनाते हैं, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब इसकी यूज करते हैं, और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब केवल हम इसका यूज करते हैं। ये बात समझना है बस। अगर हम इंडिफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो हम उसके नीचे जो कॉन्टिन्यूअस आता है टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की केवल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और भी3 लगाएंगे। यानी कि वॉइस जब भी बनाएंगे, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ये याद रखना है। तो वो सारी हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ हम भी3 नहीं लगा सकते, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, तो इज आर एम के साथ में वर्ब का इंग फॉर्म लगता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं इंडिफिनिट का तो इज आर एम के साथ में हमको भी3 यूज करना है हमेशा। परफेक्ट हैज और हैव के साथ भी3 यूज होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब का इंग फॉर्म शुरू होता है। तो जब परफेक्ट का हमको पैसिव बनाना होगा तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और भी3 ऑलवेज लगाएंगे। तो भी3 हमेशा लगेगा। जिस टेंस का पैसिव होगा ठीक उसके नीचे वाले जो स्टेज ऑफ एक्शन का टेंस है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको केवल। अब मैं यही बताता हूँ आपको, जैसे ये लिखा मैंने, अपराधी पकड़ा जाता है, तो ये देखा जाए तो इंडिफिनिट का है, और हमने पैसिव बनाने के लिए क्या किया है, इज यूज किया है, यानी कि उसके ठीक नीचे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की है, और वर्ब को हमेशा भी3 में रखना है। तो पैसिव फॉर्म जब भी बनाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में आपका वाक्य है उसके ठीक बाद आने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी3 लगाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। इसीलिए नहीं बनता क्योंकि हम यहाँ पर इनकी वर्ब यूज कर लेते हैं, और दूसरा कारण ये भी है कि हम उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते हैं, इसलिए इन 3 का इधर नहीं बनता, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। वो अभी हम लोग देखते हैं। तो एक ही सेंटेंस है, उसको हम 4 तरह से अगर लिखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपराधी पकड़ा जाता है, अपराधी
पकड़ा जा चुका है, ये दो देखते हैं। तो इसका तो हमें पता ही चले गया कि अब तो क्लियर है कि इसमें है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ऑफेंडर इज काट, और यहाँ अपराधी पकड़ा जा चुका है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेंस में है। तो परफेक्ट टेंस के ठीक नीचे वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो हेल्पिंग वर्ब केवल यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा इनके साथ यूज करना है। तो ऑफेंडर हैज बीन, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो केवल हैज है होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज बीन हैव बीन होता है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा करके वॉइस चेंज कर देना है, बस इतना ही आपको पता करना है। अगर इतना पता चल गया तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। हैज बीन काट, अब बात रही कि इंडेफिनिट का है तो इसकी हमने वर्ब यूज कर ली, परफेक्ट का है तो इसकी वर्ब यूज कर ली, और हमें पता है कि परफेक्ट का बनेगा नहीं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनेगा नहीं। अब बात आती है फिर इसका कैसे बनाएंगे, कंटिन्यूअस का कैसे बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस को बनाने के लिए हम यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड आपको याद रखना है बीइंग, और वो कैसे याद रखना है वो भी बता देता हूँ। अगर इसी को लिखा जाता अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो पता चल गया कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट का ही है। अब हमें ये अपराधी ज़्यादा हमने कर दिए तो हम लिखेंगे ऑफेंडर्स, ज़्यादा है तो इच की जगह आर, चूँकि रहे हैं जा रहे हैं कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस को सेट करने के लिए चूँकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, तो वर्ब है पकड़ना, पकड़ना वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म इसकी लगेगी। लेकिन अब इस थर्ड फॉर्म को भी कंटिन्यूअस बनाना है, हमको वॉइस चेंज करके बताना है, तो ऑफेंडर आर बीइंग लिख देंगे। ये बीइंग वर्ड यहाँ पर आपको याद रखना है, ये रहे को पूरा करेगा, ये रहे को पूरा करेगा, यानी कि कंटिन्यूअस को शो करेगा ये। तो ऑफेंडर्स आर बीइंग काट। तो ट्रांसलेशन करते समय हमें बस यही ध्यान रखना है, ताहे मिलता है तो इज आर एम लगा के बना दीजिए, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए, और वर्क का कंप्लीशन मिलता है, एक्शन कंप्लीट मिलता है, चुका है लगा है तो आप जान ही जाएंगे, लेकिन केवल चुका ही से काम नहीं चलना है, आपको कंप्लीट वर्ड पकड़ के चलना होगा, चूँकि ज़रूरी नहीं है चुका ही ये वर्ड ही आए, कुछ भी आ सकता है, दिया जा चुका है, लिया जा चुका है, खाया जा चुका है, या ना चुका है आए, तो कोई ऐसा सेंटेंस वो बनाते हैं जिसका सेंस ही यही है कि एक्शन कंप्लीट है। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्शन कंप्लीट है और प्रेजेंट में है तो आपको हैज बीन प्लस V3 ही लगानी है, वहाँ चुका है या लिया है आए हो या ना आए हो। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी हिंदी के पैसेज पढ़ते हैं तो ये वर्ड आते ही आते हैं। फिर भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मैं पैराग्राफ में बताऊंगा ट्रांसलेट करते समय। तो फिलहाल हम अभी वो सारी बेसिक और जनरल चीज़ें पता कर लेते हैं जिनके बिना ट्रांसलेशन करना मुश्किल है। जो स्पेशल यूजेज और स्पेशल चीज़ें होंगी वो ट्रांसलेशन करते समय भी जानी जा सकती हैं, लेकिन इनको पहले ही जानना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एच आर एम के साथ V3 यूज है और
हैज बीन, हैव बीन के साथ V3 यूज है। इसके बाद वाज, वर्क के साथ V3 यूज करनी है। फिर हैड बीन के साथ V3 यूज करनी है। विल बी, शैल बी के साथ V3 यूज करनी है, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ V3 यूज कर रही हैं। तो ये याद रखिएगा कि इनके पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो इनका डूअर नहीं होगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रखेंगे वो इनका डूअर नहीं होगा। उस डूअर को इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसको हम इसका सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको हम वाई लगा करके लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। ऐसे अगर लिखा है ही caught a thief, सिंपल सा लिखा है, उसने चोर को पकड़ा। ये हिंदी में भी लिखा जा सकता है, उसने चोर को पकड़ा। तो ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। क्यों? चूंकि ये जो एक्शन है उसका करने वाला इसके पहले आ रहा है, और इससे ये पता चल रहा है कि ये जो एक्शन है वो इसी बंदे ने किया है। तो यहाँ पर हम ही को जोर दे रहे हैं, ही पर जोर दे रहे हैं। ही को आगे लिख रहे हैं, किसने चोर को पकड़ा? उसने चोर को पकड़ा। अगर हमें ही को ज़्यादा महत्व ना देना हो बल्कि इसने क्या किया ये बताना हो, तब हम पैसिव फॉर्म में चले जाएंगे और ये पता करेंगे कि इसने किया क्या है। तो इसके काम को वैल्यू करना है। तो इसने क्या किया है? चोर को पकड़ा है। अब इसको हम पैसिव फॉर्म में यदि लिखना चाहेंगे तो फिर हम लिखेंगे अ थीफ। अब आपने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सिंपल सी बात है, हम वाज लगाएंगे। वाच काट, और ये काट, कॉट, काट, कैच, कॉट, काट सेम होती है V2 V3, तो ये यहाँ पर V3 है। तो ये तो हमने लिख दिया ए थीफ वाच काट, ये हमने लिख लिया, ये हमारा पैसिव हो गया। अब हमें ये भी बताना हो कि ये काम किसने किया है, तो उसके लिए फिर हम बाई लगा करके लिखते हैं बाई हिम। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये वर्ब है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव फॉर्म में उसी चीज़ को लिखते हैं तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ देखिए सब्जेक्ट बन जाता है, और ये इसका डूअर नहीं है। एक्टिव में ये इसका डूअर है। तो जब हम वर्ब का डूअर नहीं हो ऐसा सब्जेक्ट लेके आते हैं तो ये जो आपका नया सब्जेक्ट बना ये नॉन डूअर है, इसका ये डूअर नहीं है, डूअर नहीं हो सकता। तो अगर हमारे सामने एक्टिव ना हो, हम सिर्फ पैसिव जानना चाहें, पैसिव पढ़ना चाहें, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस है जो नॉन डूअर से शुरू हो रहा है तो हम वहाँ पर पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए ये यहाँ का ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गया जो कि अब पैसिव फॉर्म में है।
अभी यहाँ ये एक्टिव फॉर्म में है, ये अब यहाँ पर पैसिव फॉर्म में है। आपको पता है वॉच के साथ कभी भी V3 नहीं आता जब तक पैसिव नहीं बनाएंगे। तो ये वॉच के साथ V3 ये पैसिव फॉर्म में हो गया, और ये इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये इसका नया सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी हम एक्टिव के सब्जेक्ट को बाई लेके आते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। देखो ही का हीम हो गया, ही का हीम हो गया। यहाँ दे होता तो देम हो जाता, यू का यू ही रहता। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ आई होता तो मी हो जाता। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि क्या चेंज करने पड़ सकते हैं आपको। लेकिन एक्चुअली आपको पैसिव फॉर्म सीखना है, तो पैसिव फॉर्म आपको यहाँ से सीखना है, इतना याद रखना है आपको, तो पैसिव फॉर्म बन जाएगा। अब इसी तरह के हम अगर पैसिव लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बहुत सारे दिमाग में आपके आ रहे होंगे। अब रहा कॉन्टिन्यूअस का, तो कॉन्टिन्यूअस वाला जो सेंटेंस होगा उसमें बस आपको बीइंग वर्ड याद रखना है। कुछ भी आप करें, लेकिन अगर आपका पैसिव का जो वाक्य है उसमें कंटिन्यूटी दिख रही हो तो बस आप समझ जाइए कि बीइंग प्लस V3 यूज करना है, बीइंग प्लस V3 यूज करना है। और बीइंग के पहले वो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो उसी कंटिन्यूअस टेंस की होगी, और वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है कि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो गया है। ऐसे हम देख लेते हैं। अगर लिखा हो he is writing books, तो ये तो एक्टिव में लिखा हो गया, ये एक्टिव है। चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो ये वर्ब है इस वर्ब का डूअर ठीक उसके पहले आया हुआ है, इस वर्ब का ये डूअर है, तो ये एक्टिव है। अब हम इसी को पैसिव फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, या यूं कहें कि ये ही इज राइटिंग बुक्स। अब हम ही को इम्पोर्टेंस न देके वो जो कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस देने लगे तो पैसिव फॉर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ जो इसका काम है, जो इसका रिजल्ट है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक्स, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। हम यहाँ से ऑब्जेक्ट, चूँकि ये रिजल्ट है, इसका रिसीवर है, ये डूअर के एक्शन का रिसीवर रिजल्ट। तो इसको हम जब पैसिव बनाते हैं तो रिजल्ट से ही या ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, चूँकि ये पैसिव बनाना है और हम इसकी बात कर रहे हैं, और ये एक नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा हमारे पास। तो बुक्स, अब यहाँ पर आप देखो इज यूज किया गया है, तो ये इज जो है ही इज अकॉर्डिंग यूज किया गया है, ही एक है इसलिए इज यूज किया गया है। अब हमारे पास जो नया सब्जेक्ट आ रहा है वो प्लूरल है, ज़्यादा है, तो हम इज की जगह आर यूज करेंगे। टेंस वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। कंटिन्यूअस में केवल बीइंग आपको ऐड करनी है, और जो इंग फॉर्म में वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में करनी है, और सब्जेक्ट को नॉन डूअर बनाना है। बस सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं। ट्रांसलेशन के लिए सीखने के लिए हमें ग्रामर नहीं सीखना, हम टेक्निकलिटी नहीं सीखना चाह रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे सामने अगर हिंदी के वाक्य आते हैं तो उनको हम आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएं, इतनी समझ हमारे पास हो। और वो आप चाहे ग्रामर की समझ कह लो
या आप ये जान लो कि आप कुछ टेक्नोलॉजी जानते हो उसके संबंध में, तो आप कर पाते हो। बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि हमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, एचजीएस क्वालिफाई करना है। तो ये याद रखिएगा। और रिजल्ट आपका आ ही चुका है, मुझे याद आ गई, मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। जिन मेरे भाई बहन का हो गया है उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेसन्स। और मेन की तैयारी जी तोड़ के करिए, और जिनका नहीं हुआ है उनको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक 2 से 3 महीने के अंदर ऐसा जानकारी मिल रहा है कि फिर से एचजीएस की वैकेंसी आ जाएंगी। ये आयोग की तरफ से दी गई जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके माध्यम से ये जानकारी निकल करके आ रही है कि 2 से 3 महीने के अंदर फिर से एचजीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग तैयारी छोड़िएगा मत, करते रहिएगा, आपको उसमें भी चांस मिल सकता है। और इसमें जिनका हो गया है तो भाई जी तोड़ कर मेहनत करो, सिलेक्शन तो चाहिए, चूँकि हमें हमारे द्वारा की गई मेहनत के अनुसार ही फल मिलता है। बस इतना सा आप जान लीजिए। अब जो जितना करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग उसको परिणाम मिल जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं बुक्स आर, तो इच का आर हमने कर लिया, बस इतना हम कर सकते हैं। तो बुक्स आर, अच्छा ये तो आपको वहाँ मिलेगा ही नहीं, आपको सीधे यही मिलेगा तो आप जनरली कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने का यहाँ पर ज़रूरत था कि अगर ऐसा कन्फ्यूजन है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो बुक्स आर, अब चूंकि हमें V3 यूज करना है, जो भी वर्ब हमको मिलेगी उसका V3 ही यूज करना है और कोई फॉर्म यूज ही नहीं करना है। तो हमारे पास तो इंग फॉर्म यूज है यहाँ पर, उसको V3 करना है। अब इंग फॉर्म तो कंटिन्यूटी बता रही है कि काम को तो कंटिन्यूअस कर रही है, वो एक्शन कंटिन्यू है ऐसा बता रही है। तो हम पैसिव वॉइस में फॉर्म चेंज करेंगे वर्ब का, लेकिन उसका मूड थोड़ी चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब को कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो वो कंटिन्यूटी बताने के लिए इसका जो इंग होता है उसको हम बीइंग बना देते हैं। तो अब हमारे पास ये वर्ब खाली हो जाती है। अब ये वर्ब हमारे पास राइट अकेले बचती है। अब इसका आप रिटन कर सकते हो आसानी से। तो बुक्स आर बीइंग रिटन, किताबें लिखी जा रही हैं। अब हम ये बोलेंगे, और अगर ये बताना है कि किसके द्वारा या कौन लिख रहा है तो बाय हिम कर देंगे। अब ये कंडीशन कंटिन्यूअस की तीनों में हो सकती है, तो यहाँ वाज हो सकता है, वर हो सकता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग बना लीजिए। यहाँ पर सेल भी, बिल भी हो सकता है, तो आप उसको नहीं बनाएंगे, चूँकि पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो इस तरह से अगर हम जानेंगे तो 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो तीनों के हो गए, तो ये हो गया, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस चौथा वो हो गया। बाकी सभी को पैसिव फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और पैसिव फॉर्म में बस इतना याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखती है, और थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है जब भी कभी पैसिव बनाएंगे। बस उसके साथ में उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है जो उसको पैसिव बनाती है, बस उसको याद रखना है आपको किसके साथ क्या करना है। तो अभी आपने देखा पैसिव फॉर्म को, जहां पर हम ऐसे चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उस इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए जिसने किया है उस पर ज़्यादा तवज्जो ना करते हुए उसने क्या किया है इस पर तवज्जो करना है, उसके लिए ये यूज होता है। तो आपको कहाँ एम्फेसाइज करना है किस चीज़ को, वो आप बोलते समय
ध्यान देते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वो जो एक्शन है वो भविष्य में होना है, अभी नहीं होना है, ये पता चलता है। कोई कार्यक्रम है, कोई भी एक्शन है, वो भविष्य में होना है, लेकिन उसमें फ्यूचर टेंस जैसा गागी गे वगैरह नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो उसमें हम लोग सेल विल वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें गागी गे नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम इसमें सेल विल भी हम यूज नहीं करते हैं। फिर भी हमें ऐसे वाक्यों की बनावट से ये पता चलता है कि वो कार्य भविष्य में होना है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम सेंटेंस ले लें हिंदी का कि बच्चे पढ़ाए जाने को है। तो यहाँ पर देखो जाने को वर्ड आया, या जाना है ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बच्चे पढ़ाए जाने हैं, ये सेम चीज है। तो इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि बच्चे भविष्य में पढ़ाए जाएंगे। बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे भविष्य में ही पढ़ाए जाएंगे। इनके पढ़ाने का काम जो है वो भविष्य में किया जाएगा। पैसिव वॉइस में क्या होता था कि वहां पर एक्शन तो होता है, जो एक्टिव का है वही एक्शन पैसिव का है, वहां पर सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। करने वाले और उसने क्या किया है, बस इन दो के बीच की महत्ता को अलग अलग बताने के लिए हम एक्टिव और पैसिव यूज करते हैं। अगर हमें डूअर की महत्ता को बतानी है तो हम एक्टिव यूज करते हैं। डूअर ने एक्चुअली क्या किया है उसके उसके महत्व को बताना है या उसको इम्पोर्टेंस देना है, तो फिर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। वहाँ तो एक ये बात हो गई, लेकिन यहाँ पर इसकी बनावट से तो हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्शन है पढ़ाने का वो भविष्य में होना है। सी सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जहाँ पर जाना है, जाने हैं या जाने को हैं, इस तरह के शब्द यूज होते हैं, वहाँ पर आपको टू बी प्लस थ्री ये याद रखना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, टू बी प्लस वर्ब का थ्री फॉर्म यूज होगा। अब ये तो यूज होगा। अब अकॉर्डिंग टेंस भी यूज करना है। तो ये जो फ्रेम है ये आपको अकॉर्डिंग टू टेंस रखना है। यहाँ पर देखा आपने है लगा हुआ है, तो आप टू के पहले इज आर एम में से कुछ भी लगाएंगे, फिर टू प्लस बी थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर था होता तो वाज वर आ जाता। तो यहाँ पर जो जिस टाइप का टेंस होगा उस टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ आ जाएंगी और ये फ्रेम सभी में सेम रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बच्चे पढ़ाए जाने को है या बच्चे पढ़ाए जाने हैं, चिल्ड्रन। ज़्यादा होते हैं, प्लूरल है तो आर, और टू बी और जो एक्शन है उसका भी थ्री, तो टाट, टीच, टॉट, टॉट। तो इस तरह के फ्रेम भी आपको मिलेंगे पैसेज के अंदर, हिंदी पैसेज के अंदर। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों तरह से पढ़ रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश आ रहा है और ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं ये चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी,
तो इंग्लिश को हिंदी में हिंदी करने में फिर आपको और भी दिक्कत नहीं जाएगी। वोकैब आपकी अपनी होगी, आपकी जिम्मेदारी है उसे तैयार करना। सेंटेंस के अंदर जो भी वोकैब यूज की गई है उसका सेंस क्या है, उसका मीन्स क्या है, ये जानने की जिम्मेदारी आपकी है। तभी आप पूरी तरह से उसको लिख पाएंगे। लिखने का क्या तरीका हो सकता है ये वीडियो आपको बताएगा। उसमें क्या यूज किया गया है और आपको उसको कैसे लिखना है ये भी आपको वीडियो बता सकता है। लेकिन उसमें क्या कहा गया है वो आपको लिखना होगा, वो वोकैब पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से कोई भी टेंस यहाँ हो सकता है। अगर सेंटेंस का फ्रेम ऐसा है तो आपको टू बी प्लस वी थ्री यूज करना है और इसको जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ये उस टाइम की हेल्पिंग वर्ब उसको देना पड़ेगा आपको। जैसे कि पत्र लिखे जाने को थे, या आप ऐसे लिख सकते हैं पत्र लिखना था। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पत्र लिखे जाने को थे। अब ये पत्र जब हमने यहाँ लिखा लिखे जाने को थे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पत्र ज़्यादा है। पत्र लिखना था इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक ही पत्र है, एक ही पत्र लिखना था। तो इस तरह से भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जब हमने ये देखा कि बच्चे पढ़ाए जाने को हैं या बच्चे पढ़ाए जाने हैं तो इससे पता चलता है कि कार्य जो है पढ़ाए जाने का जो एक्शन है वो भविष्य में होगा। चूँकि ये सेंटेंस वर्तमान में है यानी कि प्रेजेंट में है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस जो एक्शन है वो भविष्य में होगा। इससे ये क्लियर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं पत्र लिखे जाने को थे या पत्र लिखा जाना था तो इससे अब आपका टेंस बदल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि भूतकाल में कोई ऐसी स्थिति थी कि भूतकाल में ही वो भूत के भविष्य में लिखे जाने थे। यानी कि ये भूतकाल में ये एक्शन होने वाला था। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वो हुए नहीं। तभी तो हम बता रहे हैं कि पत्र लिखे जाने को थे या पत्र लिखना था। इसका मतलब है कि ये भूतकाल में होना था, भूतकाल के भविष्य में होना था, लेकिन हुआ नहीं, हुआ नहीं ये। और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये है कि ये वर्तमान में है तो इससे ये पता चलता है कि ये एक्शन अभी नहीं भविष्य में होना है, भविष्य में होना है। इससे ये पता नहीं चलता कि भविष्य में वो हुआ नहीं। लेकिन चूंकि ये भूतकाल की बात है तो भूतकाल की बात से हमको ये पता चल गया कि ये काम भूतकाल में होना था लेकिन हो नहीं सका। इसलिए हम इस तरह की बनावट के अंदर जो सेंस है उसको समझते हैं और बनाना हमें वैसे ही है क्योंकि हमारे पास बता दिया टू बी प्लस भी थ्री आप यूज करिए। अब चूंकि यहाँ था है तो यहाँ हम वाज वर यूज कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे लेटर्स वर टू बी रिटन। इसको करेंगे और लेटर वाज टू बी रिटन।
तो ये वो फॉर्म है जो पैसिव का भी पैसिव हो गया। तो हम चूंकि यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम फ्रेम जान लेते हैं कि हिंदी सेंटेंसेस के फ्रेम कैसे हो सकते हैं और उन फ्रेम्स को हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, इतना जान लेते हैं इसके अंतर्गत। क्योंकि हमारा सिर्फ टारगेट है हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना और यह इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, इतना हमारा टारगेट है। और इतनी ही टारगेट को रख करके ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को आप समझिए और अपने टारगेट को हिट कीजिए। एक और फ्रेम है हिंदी वाक्य का जो कि बहुत यूज होता है। ज़रूरत के हिसाब से तो सारे फ्रेम यूज होते हैं, लेकिन लॉ फील्ड में कुछ फ्रेम ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, वो यूज ही होते हैं। तो अब जैसे कि मैंने इस सेंटेंस को लिखा था कि बच्चे पढ़ाए जाने को है। अब अगर हम इसको ऐसे ना लिख के फिर से देख लीजिए, अगर लिखा है बच्चे पढ़ाए जाने को है, इसको हम अगर ऐसे लिखें कि बच्चों को पढ़ाया जाना है, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें बच्चों को पढ़ाया जाना पड़ा है। ये बोलचाल के अनुसार हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो एक ही रहता है। तो आप ज़रा इसको देखिए, तो ये तो प्रेजेंट का हो गया और इससे पता चलता है कि काम भविष्य में होगा, ठीक। लेकिन अब इससे क्या पता चलता है, ये आप देखिए। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये जो पढ़ाए जाने का काम है, जो भी बंदा इसको कर रहा है वो स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई बाध्यता है, कोई एक वजह है जिसकी वजह से वो इस काम को करता है, अन्यथा उसकी इच्छा तो नहीं है इस काम को करने की। इन वाक्यों से ये पता चलता है। तो जब कोई ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर ये भाव छुपा होता है, या जिनसे हमें ये पता चलता है कि इस काम को जो भी करने वाला है वो किसी लाचारी या बाध्यता के माध्यम से कार्य कर रहा है, या जबरन काम वो कर रहा है, हालांकि उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस काम को करने की, इसीलिए ये एक फ्रेम है हमारे पास जिससे हम हिंदी के इस वाक्य को उस फ्रेम में डालते हैं तो सेम सेंस आने लगता है। तो जब ऐसी कोई बाध्यता हमें समझ आती है, लाचारी समझ आती है, तब हम उसमें फ्रेम हमारे पास यही रहता है, इस फ्रेम को हम चेंज नहीं करते हैं। और तो फ्रेम हमारे पास 2b + b3 ही रहता है, फ्रेम ये रहता है। अब चूंकि इस फ्रेम से हमें लाचारी बतानी है, तो हम इसके पहले अगर ये पढ़ा है या जाना है इस तरह का वर्ड आता है, यानी कि हमें प्रेजेंट पता चलता है, तो हम हैज या हैव ज़रूरत के अनुसार यूज कर लेते हैं।
हम इसको हैज गॉट टू बी भी लिख सकते हैं, हैज गॉट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, और हैज या हैव जो भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो या तो आप हैज है प्लस टू बी भी थ्री यूज कर लीजिए इजी फ्रेम, या फिर आप हैज हैव जैसी भी ज़रूरत है उसके साथ गॉट टू बी प्लस भी थ्री यूज कर लीजिए। दो में से कोई एक फ्रेम आप यूज कर सकते हैं जिससे हम बाध्यता लाचारी को शो कर सकते हैं करने वाले की। अब देखिए, बच्चों को पढ़ाया जाना है, यहाँ पढ़ाने का काम कोई और ही करेगा। जैसे पैसिव वॉइस में तो हमने कहा ना कि पैसिव का भी पैसिव है, ये यहाँ ये सीखना है। तो यहाँ पर जिसे पढ़ाना है वो नहीं है, लेकिन जिसको पढ़ाया जाना है उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाया जाना है या बच्चों को पढ़ाया जाना पड़ा है, मुझे पढ़ा है, मुझे ऐसा करना पड़ा है, मुझे वैसा करना पड़ा है। कोई ऐसे रीजंस आ गए हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा करना पड़ा है, अदरवाइज आप ऐसा नहीं करना चाहते थे। ये हमारी बोलचाल की सामान्य भाषा से भी पता चलता है। तो आप लिख सकते हैं चिल्ड्रेन हैव टू बी टॉट, या आप लिख सकते हैं चिल्ड्रेन हैव गॉट टू बी टॉट। डॉट। तो इस तरह से आप इस फ्रेम को भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर हिंदी वाक्य से हमें ये पता चलता है कि जो भी इस कार्य को कर रहा है उसकी मजबूरी है, उसकी लाचारी है, उसकी बाध्यता है, और वो सेंटेंस में उपस्थित नहीं है, तभी ये फ्रेम यूज होते हैं। अगर सेंटेंस में उपस्थित होगा तो हमारे पास फ्रेम दूसरा होगा, वो ऐसा होगा, उसको आप देख लीजिए। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पर करने वाला भी उपस्थित है और इसकी मजबूरी शो हो रही है। तो यहाँ पर केवल हैज टू और हैव टू का ही यूज करना है प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए हैड टू का यूज करना है। फ्यूचर के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज करना है। जब आप हैज टू हैव टू का यूज करेंगे तो इसका फ्रेम होगा हैज हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना कि थर्ड फॉर्म। ये फ्रेम इसका याद रखना है। तो आप लिखते हैं आई हैव टू को फर्स्ट फॉर्म हैव यहाँ, तो ये हैव टू प्लस V1 का ये एक फ्रेम है। क्योंकि अगर हैव के हैज और हैव के बाद में टू नहीं आएगा तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक स्पेशल यूज है कि जब भी हैज और हैव के बाद में टू आएगा तो टू के बाद में वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव में आती है, और इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ और यहाँ आप फर्क आसानी से देख सकते हैं। यहाँ करने वाला मौजूद है तो ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए ये हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। यहाँ करने वाला मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव है, क्योंकि बच्चे इस एक्शन का डूअर नहीं है। ये मैं पहले बता चुका हूँ समझने के लिए, तो टिपिकल ना हो। तो जब ये डूअर नहीं है तो इसका मतलब पैसिव है। तो जहाँ कहीं भी कोई ऐसा हिंदी का वाक्य लिखा होगा जहाँ वो नॉन डूअर सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसे हम पैसिव में ही लिखेंगे। इसलिए ये पैसिव है, और इसलिए पैसिव को पैसिव से बनाया जाएगा। तो एक फ्रेम हमारे पास और है, उसको भी देख लेते हैं। जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं, कोई प्लेंट लिखते हैं, तो प्लेंट लिखते हैं तो भी हमें ये सारे फ्रेम यूज होते हैं। जब भी हम यह जजमेंट लिखते हैं, तो हम जब कहानी का सारांश लिखते हैं या उभय पक्षों को सुनने के बाद जो भी सारांश होता है उसको हम सेकंड पैरा में लिखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें ये सारे फ्रेम यूज करने पड़ते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या करवाया, है ना, और क्या स्वीकार है, क्या अस्वीकार है। ये जो चीज़ें जब हम लिखते हैं, तो जब हम दोनों का, वादी और प्रतिवादी का, जब हम सारे उनके तथ्य, उनके मामले, उनके प्लेंट को पढ़ लेते हैं, रिटन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, सारे एविडेंस वगैरह आ जाते हैं, तब कहीं जाकर के जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं, तो जजमेंट राइटिंग में जो सेकंड पैरा होता है वहाँ पर हमें दोनों की सारांश में कहानी देनी पड़ती है। तो उस कहानी में हमें बड़े अच्छे फ्रेम यूज करने पड़ते हैं कि कम में ज़्यादा बता दें, पूरी कहानी को समेट दें। तो ये ऐसे फ्रेम हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सुविधा और आसानी होगी अगर आप इन्हें जान लेते हैं। तो आज हम उन्हीं वाक्यों को पढ़ रहे हैं जिनमें काम को करने वाला मौजूद नहीं है। काम तो वो कर रहा है, वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये काम कोई और कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ आपके वाक्य के अंदर उपस्थित नहीं है। पैसिव वॉइस में भी आपने देखा, पैसिव के पैसिव में भी आपने देखा। तो आपने वॉइस फॉर्म को देखा। अब एक फॉर्म है कैजुटिव। तो इस फॉर्म को आप देखें, ये बहुत काम की फॉर्म है, कैजुटिव फॉर्म। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी काम, जो भी एक्शन है, वो किसी दूसरे की सहायता से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर भी जो आपके पास सब्जेक्ट होगा वो खुद नहीं एक्शन कर रहा होगा, वो एक्शन किसी दूसरे के माध्यम से होता है। तो ऐसे वाक्य जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य किसी दूसरे की सहायता से हो रहा है या होता है, और उसमें कर्ता भी पार्टिसिपेट करता है। ये इसमें मुख्य बात है कि काम तो दूसरे की सहायता। अभी तक देखा तो कर्ता तो दिखता ही नहीं था, कर्ता वही था लेकिन वो सेंटेंस के अंदर दिखता नहीं था। अब ये जो कैजेटिव फॉर्म वाली वर्ब होती हैं, इसमें दोनों का मिला जुला होता है। यानी कि जो काम है किसी दूसरे की सहायता से तो हो रहा है, लेकिन उस काम में कर्ता भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे कर रहा है आप ऐसे देखें। अगर हमने लिखा उसने मुझे रुलाया, ये एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिख दिया पास्ट टेंस में। तो यहां देखा जाए तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, चूंकि रो तो मैं रहा हूं। अब
ध्यान देने की बात है कि उसने मुझे रुलाया, तो ये जो रुलाने का काम है ये स्वयं नहीं हो रहा, रोने का काम स्वयं नहीं हो रहा, ये रोने का काम ये रोने का काम उसके माध्यम से हो रहा है। उसने मुझे रुलाया, यानी कि मैं नहीं रो रहा हूँ, उसकी वजह से रो रहा हूँ। कैजेटिव फॉर्म का मतलब है काम के करने का कारण बन जाना, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो भी पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ही मेट मी वीप। सिखाना क्या है, ये है कैस्टिव वर्ब। ये कैस्टिव वर्ब है, इसको हम कैजुटिव फॉर्म बोलते हैं, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट रखा गया, और जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म रखा गया, ये याद रखना है। यहाँ पर टू अंडरस्टैंड होता है, जब वो इन्फिनेटिव बनता है, टू अंडरस्टैंड होता है, तो वो हम उस पर नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ फ्रेम याद रखना है, ये फ्रेम याद रखना है। मेड एक कैजुटिव वर्ब है, और जब भी कोई कार्य किसी दूसरे के माध्यम से होता है और उसमें उसमें सब्जेक्ट भी पार्टिसिपेट करता है, तो हम मेड यूज करते हैं। और भी दो तीन कैजुटिव वर्ब होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे, लेकिन मेट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हैव भी होगा, तो यहाँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पर हम मेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। क्योंकि जनरली होता है हमारे पास जो भी किसी जनरल फ्रेम होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने आता है जहाँ पर कार्य किसी दूसरे के माध्यम से, दूसरे की सहायता से तो होता ही है, और कर्ता भी उसमें भाग लेता है, तब उसका फ्रेम हो जाता है सब्जेक्ट प्लस मेट। यहाँ पर दो तीन और भी कैजुटिव वर्ब में वो आ सकती हैं, अभी आपको मेट देखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फ्रेम आपको यूज करना है। यहाँ वर्ब को हम बाद में रखते हैं, क्योंकि ये कैजुटिव वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ये यहाँ पर कैजुटिव वर्ब है, और हमारे जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसमें एक मेन वर्ब होगी, तो मेन वर्ब को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो कुछ भी लिखना हो, मैंने उससे लिखवाया, या मैंने उससे एक पत्र लिखवाया, या उसने उससे एक पत्र लिखवाया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेम आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने उससे एक पत्र लिखवाया, ये भी पास्ट में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने उससे एक पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर इसने खुद पत्र नहीं लिखा, इसने इससे पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर किसी की सहायता से काम हो रहा है, या किसी की वजह से काम हो रहा है, और काम करने वाला भी उपस्थित है, और जिसकी सहायता से हो रहा है वो भी उपस्थित है। तो जब दोनों उपस्थित हो तब हम कैजुटिव फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव के लिए बता चुका हूं। तो आई मेट हिम, आई मेट हिम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
I made him write a letter. तो इस तरह से आपको हिंदी पैसेज में जो भी हिंदी के वाक्य होंगे वो पढ़ते समय आप जान जाएंगे कि कौन सा फ्रेम है और क्या आपको लिखना है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा और आसानी से आप स्पीड में लिख पाएंगे। बस फ्रेम के साथ साथ जो भी यूज करना है उस यूज को उस टाइम में ले जाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब आप सही टाइम को देख करके यूज नहीं कर पाए तो फिर वो वाक्य गलत हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए मैं आज यहीं तक बात करूँगा। आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ फ्रेम और हैं जो कि हमें आने ही चाहिए, तो आगे की वीडियो में करेंगे। साथ ही ट्रांसलेशन भी हम लोग करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, आपके काम का है या नहीं है, ये काम आ सकता है नहीं आ सकता है, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए मेरे वीडियो लेट हो जाते हैं। अगर आप कमेंट करके मुझे बूस्ट कर देंगे तो वीडियो आपको जल्दी मिलने लगेंगे। और अंत में एक बार फिर जिनका एचजीएस प्री में हो गया है, कृपया वो मन लगा करके तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं भी आप लोगों की शुभकामना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं भी एचजीएस मेन का एग्ज़ाम दूंगा। बाकी सबकी अपनी अपनी मेहनत है, मेरी भी अपनी मेहनत है। मैंने भी जिस तरह की मेहनत की होगी उस तरह के ही परिणाम मेरे सामने आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आप लोग जितना हो सके उतना मेहनत जरूर करिए।